हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। बहुत सिंपल सा वर्ड है एएमयू, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। मैंने देखा है कि 9 से लेकर के 12 तक लगभग काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं। ये एएमयू क्या है और रट रहे हैं, वो वैल्यू भी बताते हैं, बट उनको क्लियर नहीं ये पता होता है कि आखिर ये एएमयू है क्या, कौन सी बला है ये। चलो हम एएमयू पे बाद में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं कि एटम को तौलेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे। भाई दुनिया में हर चीज का वजन होता है, मास हर चीज का होता है, और उस मास को हम कैसे जानते हैं? तौलते हैं, तराजू पर तौलते हैं और हमें पता चल जाता है कि किसी चीज़ का मास कितना है। ये जो मार्कर है इसका मास, इसका वज़न कितना है, या जो बुक है उसका वज़न कितना है। किसी भी चीज़ का मास हम बड़े आराम से पता कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं? तौल कर, तराजू पर तौल कर पता करते हैं। तो और नए तरीके आ गए हैं सब तौलने के। तो कैसे तौलते हैं हम किसी चीज को? एक तराजू होती है, देखा होगा तराजू, यूं ऐसे क्या होती है, तराजू होती है। ये एक तरफ हम बाट रखते हैं, बाट जो हम जिसे तौलेंगे, और दूसरी तरफ जिस सामान को तौलना है हम वो सामान रखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये बाट का वजन 1 kg है, या 2 kg है, या ½ kg है, या 250 ग्राम है, 10 ग्राम है, कुछ भी। हम एक बाट का फिक्स वजन होता है, उस पर लिखा भी होता है। तो हम यूनिवर्सली इस चीज़ को मान लेते हैं कि इस बाट का वजन इतना है। सपोज हमें कोई चीज़ 10 kg की कोई चीज़ है, 10 kg सपोज चावल है, और हमको उसको तौलना है। हमारे पास 1 kg का बाट है। कैसे तौलते हैं? 1 kg का बाट इधर रखेंगे, फिर इधर चावल रखेंगे। जब इक्वल हो गया तो अलग कर लिए, चलो भाई 1 kg हो गया। फिर 2 kg, 3 kg, 4 kg, यानी 10 kg अगर तौलना है तो हम इसको 10 बार तौलते हैं। यानी कि अगर कोई चीज का वजन 10 kg है तो वो इस बाट से 10 गुना है। यही नहीं इसका मतलब हुआ कि अगर हमने कहा कि ये 10 kg है, इसका मतलब कि 1 kg के बाट से ये 10 गुना है। ऐसे ही तो तौलते हैं हम किसी चीज को। अब बात आई कि एटम को कैसे तौला जाए। जैसे सब चीज को तौलते हैं वैसे ही एटम को भी तौल सकते हैं। क्यों? तराजू पर रखकर एटम को तौल लेंगे, ऐसा हो सकता है। पहली चीज तो ये कि तराजू पर एटम को रखना पॉसिबल नहीं है। इतना छोटा होता है एटम, इतना छोटा होता है। सपोज समझ लो कि कितना छोटा होता है, जो धूल का एक पार्टिकल होता है, धूल का एक पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल जो धूप का होता है, उसमें पता नहीं कितने एटम्स होते हैं, पता नहीं कितने एटम्स। तो हम पहली चीज तो उसको तराजू पर रखेंगे कैसे? चलो ठीक है, हमने तराजू पर उसको रख लिया किसी तरह से। सपोज अब हम बाट कहाँ से लाएंगे? 10 kg की चीज थी, उसको तौलने के लिए हमारे पास 1 kg का बाट था। हाँ, और उस बाट से हमने उसको तौल लिया। यानी जिस चीज को तौलना है उसका बाट या तो उसके इक्वल हो। जैसे 1 kg का हमको तौलना है चावल, तो 1 kg का बाट रखेंगे, और जो है
हम 1 kg तौल लेंगे या 2 kg 3 kg जो भी, यानी जितने वजन को हमें तौलना है उतने वजन कम से कम उसके इक्वल बाट तो होना ही चाहिए, तभी तो हम तौल पाएंगे। अब 1 kg का तौलना है और हमारे पास अगर 1 kg का बाट है तब तो हम आराम से तौल लेंगे उसको। एटम को तौलना है तो हमने एक पलड़े पर इसकी एक जो ये है इसका एक तरफ किसी तरह सपोज हमने एटम को रख लिया, पॉसिबल तो नहीं है बट हमने रख लिया। अब जितना बड़ा एटम है, जितना वजन एटम का है, जितना वजन वेट एटम का है, कम से कम उतने वेट का हमको बाट भी तो चाहिए, तभी तो हम एटम को तौलेंगे। और उतने वजन का बाट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हमें ये बाट जो रखा पता था कि इसका वजन 1 kg है, तो अगर हम यहाँ पे कौन सा बाट खोज के लाएंगे जिसका वजन एटम के वजन के बराबर हो, यानी वो दूसरा ही एटम कोई होगा। तो अब हम जो है एक एटम को तौल ही नहीं पा रहे हैं, तो इन एटम महाशय को हम कहाँ से लाएंगे बाट के लिए? इसका मतलब एटम को अगर तौलना हुआ तो बाट और तराजू काम नहीं आएगा, क्योंकि इतना छोटा होता है एटम कि उसके बराबर न तो बाट मिल सकता है और न ऐसी कोई तराजू मिल सकती है कि हम वो उस पर एटम रखें और वो तराजू यूं हो। अब जैसे अगर हमने इधर कोई चीज़ रख दिया, अगर इधर बाट नहीं रखा तो तराजू टेढ़ी हो जाएगी, झुक जाएगी इस तरफ। लेकिन हमने एक ठोकर एटम इधर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतनी सेंसिटिव तराजू नहीं कोई बनी है अभी कि एटम को इस पर रख दिया जाए तब भी वो ऊपर नीचे हो ले। तो एटम का वेट साइंटिस्टों ने जो पता कैसे किया, कैसे जाना एटम का वेट कितना होता है? एटम का वेट जानने के लिए सबसे पहले जरूरत थी बाट की। बाट किसे बनाया जाए, क्योंकि जब तक बाट नहीं मिलेगा तब तक पता नहीं चलेगा किस एटम का कितना वजन है। तो बाट खोजने के लिए क्या हुआ, साइंटिस्टों ने एक तरीका निकाला। क्या तरीका था? साइंटिस्टों ने क्या किया, कार्बन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO होता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, अब देखो कि साइंटिस्ट कैसे खेल खेल रहे हैं, बाट बनाने वाला कैसे बाट बना रहे हैं तौलने के लिए एटम को। आंख से दिखता नहीं है एटम, आंख से दिखता नहीं है, उसका बाट कैसे बना रहे हैं? तो उन्होंने क्या किया कि कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते थे बट उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। क्या प्रॉब्लम होती आगे चल के समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो उन्होंने कार्बन को रिएक्ट करके क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उन्होंने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनाया। तो बहुत ढेर सारा उन्होंने कार्बन लिया, इतना सारा कार्बन लिया कि वो तराजू पे तौल सकते थे। बहुत ढेर सारा ऑक्सीजन भी लिया, गैस होती है ऑक्सीजन बट फिर भी वेट तो उसका कुछ ना कुछ होता ही है, तौला तो जा ही सकता है। तो उन्होंने ढेर सारा कार्बन लिया और ढेर सारा ऑक्सीजन लिया, उसको रिएक्ट कराया लैब में, और रिएक्ट करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनी, इसको भी वो तौल सकते थे कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड बनी।
फिर उन्होंने एनालिसिस किया, कैसे किया ये आपको हायर क्लास में जब जाओगे तो इसमें और अच्छे से आएगा। तो उन्होंने क्या रिजल्ट देखा, उन्होंने ये रिजल्ट देखा कि जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 3 ग्राम कार्बन ने 4 ग्राम ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ा। मतलब 3 कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनी, जब कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के ये कंपाउंड बनाए तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल बॉन्ड से क्या हुए, जुड़ गए। तो जब उन लोगों ने, साइंटिस्टों ने ये देखा कि कैसे कितना जुड़े, तो उन्होंने ये रिजल्ट उनको मिला, ये देखा कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा। ये चीज उन्होंने देखा। चलो अब देखो, अब वो क्या कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन एक ऑक्सीजन से क्या है, जुड़ा है। ठीक, ध्यान देना इस चीज को। एक कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा है और कार्बन कितना ग्राम था इसमें, 3 ग्राम था और ऑक्सीजन 4 ग्राम था। दिमाग लगाओ, एक कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा। ठीक, 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा था। ये उन लोगों ने रिजल्ट पाया। जब उस पर रिसर्च किया, कैलकुलेशन किया तो देखा कि 3 ग्राम कार्बन जो है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया था। इसका मतलब जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है। ध्यान दो, जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है। ठीक, और दोनों के वजन में अनुपात कितने का है, रेशियो कितने का है, 3 ग्राम इसका था 4 ग्राम इसका था, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 3/4, या इसको लिख सकते हो 3:4। ध्यान से देखो, एक कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा और एक कार्बन 3 ग्राम था। अकेला नहीं कर सकते उसको, मतलब कार्बन ऑक्सीजन एक भाग कार्बन एक भाग ऑक्सीजन से जुड़ा। उसको एक कार्बन न कह के एक भाग कहो, पता नहीं कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बना होगा। एक भाग कार्बन एक भाग ऑक्सीजन से जुड़ा है और वो एक भाग कार्बन का वजन 3 ग्राम था और एक भाग ऑक्सीजन का वजन 4 ग्राम था। तो अनुपात कितना आया, 3/4 या 3:4, 3:4। अब यहीं पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि अनुपात हमें क्या बताता है। इसके रुकेंगे। सपोज कोई चीज, एक चीज ए है और एक चीज बी है। ठीक, ए और बी के वजन का अनुपात 1:2 है। हाँ, तो देखिए, कोई एक जो है, कोई मटेरियल ए है और दूसरा मटेरियल बी है। इनके वेट में 1:2 का रेशियो है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी का वजन ए से 2 गुना है। यही ना होता है, बी का वजन ए से 2 गुना है। ऐसे ही सपोज कोई चीज है, अगर मान लो एक
दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के पास बुक्स हैं या मनी है, दूसरे स्टूडेंट के पास मनी है, तो क्या होगा? सपोज स्टूडेंट जो है ए है उसके पास 2 रुपीज़ हैं, बी स्टूडेंट है इसके पास 6 हैं, तो दोनों में कितने का रेशियो होगा? दोनों का रेशियो कितना होगा? रेशियो निकालना अगर आप लोगों को आता होगा तो दोनों का रेशियो आएगा 1:3। 1:3। अब देखो 1:3 हमको क्या बता रहा है? 1:3 ये बता रहा है कि B 1 से 3 गुना है भी ये 3 गुना। तो रेशियो हमको ये चीज़ बताता है कि दो चीज़ का अगर रेशियो दिया हुआ है तो वो हमको ये बताता है कि कोई चीज़ दूसरे से कितने गुना है। यही चीज़ हमें रेशियो से पता चलती है। तो अब हम फिर से वापस इसी में आएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए 3 ग्राम कार्बन था और 4 ग्राम ऑक्सीजन था। तो कार्बन और ऑक्सीजन, अब ये दोनों का एक मिल के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब कि कार्बन का 1 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। और 1 भाग कार्बन जो है वो 3 ग्राम का है और 1 भाग ऑक्सीजन 4 ग्राम है। ये रिसर्च से पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास थे, जो द्रव्यमान थे, उनका रेशियो कितना आया? 3:3:4। 3:4 आया। ये हमको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ऑक्सीजन कार्बन से कितने गुना है। ऑक्सीजन कार्बन से कितने गुना है? हमने कैसे, फिर हम पिछले एग्जाम्पल पे एक बार फिर वापस आ जाएं। देखो कैसे हमने जाना था कि वो जैसे ए है और बी है, अगर ए का वजन 2 ग्राम है और बी का वजन 4 ग्राम है, तो बी ए से कितने गुना है, इसको जानने के लिए हम क्या किए थे? बी जो है वो ए से 2 गुना है ना। कैसे जाने? हमने क्या किया, 4 ग्राम में 2 ग्राम से डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया कि बी ए से कितने गुना है। कितने गुना था? 2 टाइम्स था, यानी 2 गुना था। 2 1 के 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ऐसे काटोगे तो कटेगा। 2/1 इक्वल टू आएगा 2:1। यानी हम जो है बी ए से कितने गुना है इसको जानने के लिए हमने क्या किया, बी का जो द्रव्यमान था उसमें ए के द्रव्यमान से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमको पता चल गया कि बी ए से कितने गुना है। तो हम यहाँ पर अगर ये देखना चाहें कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, 1 भाग कार्बन और 1 भाग ऑक्सीजन दोनों बराबर ही है। कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या क्या है? बराबर ही है दोनों, लेकिन वजन दोनों का अलग अलग है। 1 भाग कार्बन का वजन केवल 3 ग्राम है मान लो, एक भाग ऑक्सीजन का वजन 4 ग्राम है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कार्बन के द्रव्यमान से कितने गुना है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे,
4 ग्राम बाई 3 ग्राम करेंगे और ये क्या आ जाएगा 4/3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.33 ऐसे ही आएगा। ये डिवाइड नहीं होगा, पूरा टर्मिनेट नहीं होगा ये, तो 1.333 ऐसे ही आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का एक भाग ऑक्सीजन का एक भाग कार्बन के एक भाग से इतने गुना ज़्यादा है। सॉरी, इतने गुना है, ज़्यादा नहीं बल्कि इतने गुना है। ज़्यादा तो है ही बट ज़्यादा वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन का एक भाग कार्बन के एक भाग से इतने गुना है, यानी ऑक्सीजन कार्बन से 1.33 गुना इसका वजन है। ऑक्सीजन का वजन कार्बन से 1.33 गुना है। ये तो पता चल गया। अब देखो एक बहुत बड़ी समस्या क्या हुई, खत्म हुई कि ये हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन का जो वजन है वो कार्बन के वजन से इतना गुना है। इसका मतलब अगर कार्बन का वजन हमको पता चल जाए तो हम ऑक्सीजन का वजन पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो ये पता हो गया कि ऑक्सीजन कार्बन से इतने गुना है। अगर सपोज कार्बन का वजन जो आज माना गया है, कार्बन का वजन अगर मान लिया जाए 12 हो तो ऑक्सीजन का कितना होगा? तो ऑक्सीजन का होगा 12 × 1.33 और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15 पॉइंट समथिंग, और उसको राउंड फिगर में करोगे तो 16 माना जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन का जो एक एटम का वेट जो होता है वो 16 माना जाता है। लेकिन इतने से अभी समस्या खत्म नहीं हुई। क्यों? समस्या इसलिए नहीं खत्म हुई कि हमने तो खाली ये जाना कि ऑक्सीजन कार्बन से कितने गुना है, अभी तो हमको कार्बन का ही वेट नहीं पता। तो हम इसका कैसे, भाई कार्बन को 12 माना गया तो कार्बन का 12 कैसे माना गया? कार्बन को 12 जो माना गया वो मास स्पेक्ट्रोग्राफी से पता करके माना गया, उसका पता किया गया। एक विधि, एक तरीका होता है, आगे चल के आप लोग जो है इसको देखोगे हायर क्लासेज में मास स्पेक्ट्रोग्राफी के बारे में। मास स्पेक्ट्रोग्राफी नहीं बल्कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कार्बन का जो वजन था उसको 12 पता किया गया। तो देखो कितनी समस्या हल हुई। अभी भी हम एटम को तौलने की कंडीशन में पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं? हमको एटम को तौलने के लिए बाट की ज़रूरत थी, और बाट वो चीज़ होती है जिसका वेट हमको पता होता है, क्योंकि जब तक हमें बाट का वेट नहीं पता होगा तब तक हम किसी चीज़ को तौल नहीं सकते। और हमें बाट की खोज चल रही है कि बाट हम किसे बनाएं तौलने के लिए। तो बाट ऐसे तो जैसे हमारा ये 1 kg 2 kg हाफ kg ये सब जो मार्केट में तौलने वाले बाट होते हैं, ऐसे तो बाट एटम का बन नहीं सकता। इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक नया तरीका निकाला कि कार्बन को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से और देखा कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा था। फिर ये देखा कि एक ही भाग कार्बन है और एक ही भाग ऑक्सीजन है, लेकिन एक भाग कार्बन का वजन 3 ग्राम था, एक भाग ऑक्सीजन का वजन 4 ग्राम था। इसीलिए साइंटिस्टों ने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाया, क्योंकि CO2 होता तो यहाँ पे एक भाग कार्बन 2 भाग ऑक्सीजन से जुड़ता तो थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होती। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही कार्बन होता है, एक ही ऑक्सीजन होता है। तो उनको ये आसानी होती कि जितना भाग कार्बन है उतना ही भाग ऑक्सीजन है
फिर भी दोनों के वेट में फ़र्क है। 3 ग्राम ऑक्सीजन जो लिया और 3 ग्राम कार्बन लिया और 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया। तो इसका मतलब कि 1 भाग कार्बन का वजन 3 ग्राम, 1 भाग ऑक्सीजन का वजन 4 ग्राम। तो इसका जो है इनका अनुपात कितना हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन के वजन का अनुपात इतना हुआ। तो ये पता चल गया कि ऑक्सीजन कार्बन से इतने गुना है। तो ये जब पता चल गया तो अगर कार्बन का वजन, चूंकि कार्बन का वजन पता किया गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री से 12, तो फिर जब कार्बन का वजन 12 मान लिया गया तो ऑक्सीजन का वजन आया 16। इस तरीके से आ गया। चलो भाई, बाट तो मिल गया कार्बन। अच्छा, एक चीज देखो कि कार्बन के पहले भी और कई चीजों को बाट बनाने की कोशिश की गई। जैसे कार्बन के पहले हाइड्रोजन को भी बाट बनाने के लिए लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। तो इससे जो है कंपेयर करने में आसानी हुई कि भाई इसका एटॉमिक वेट जितना है 1 है, तो बाकी जितने, जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट अगर 12 आता तो कहा जाता कि हाइड्रोजन से 12 गुना है। अगर ऑक्सीजन का 16 आता तो कहा जाता कि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो है वो हाइड्रोजन से 16 गुना है, क्योंकि इसका 1 ही था। तो ये तो बड़ा आसान होता था। लेकिन ये जो तरीका था कि कितने गुना इससे है भारी, इसके लिए तौलना नहीं पड़ता था, बल्कि उसको किसी से रिएक्शन कराना पड़ता था, तब पता चलता था कि उससे कितने गुना भारी है। तो हाइड्रोजन ऐसा था कि वो हर चीज़ से रिएक्शन नहीं कर पाता था, और जिससे वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा उससे उसके वेट का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि किसी चीज़ का वेट कितना है जानने के लिए रिएक्शन ही करवाने का एकमात्र तरीका है, तौलने का तरीका नहीं है। तो इसलिए हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया कि हाइड्रोजन है तो आसान हाइड्रोजन के को बाट बना के तौलना, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट जो होता है वो 1 माना जाता है एटॉमिक वेट। लेकिन हर चीज़ से वो रिएक्शन कर नहीं सकता, और जब तक रिएक्शन करेगा नहीं इस तरह से तब तक पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए हाइड्रोजन को बाट नहीं माना गया। इसके बाद फिर ऑक्सीजन को भी माना गया कि ऑक्सीजन को लिया जाए। तो क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारी चीज़ों से रिएक्शन करती है, बहुत सारी चीज़ों में ऑक्सीजन रहती है, जो कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें काफ़ी कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन रहती है। लेकिन ऑक्सीजन में उसके आइसोटोप्स भी होते हैं, ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे, आइसोटोप्स भी होते हैं। इसके वजह से ऑक्सीजन का जो सही वेट था वो पता करना थोड़ा मुश्किल काम था, इसलिए ऑक्सीजन को भी हटाया गया। तो कार्बन को लिया गया, क्योंकि कार्बन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो संसार की लगभग जितनी भी, सभी तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए कार्बन को बाट बनाया गया, क्योंकि कार्बन काफ़ी चीज़ों से रिएक्ट कर सकता है। तो इसीलिए कार्बन को बाट बनाया गया, क्योंकि ये जो है कई चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट, बहुत सारे एलिमेंट से ये रिएक्ट कर सकता था। तो जिससे रिएक्ट करेगा उसके वेट का पता इस तरीके से लगा लिया जाएगा। तो अभी तक के डिस्कशन से हमको क्या पता चला? अभी तक के डिस्कशन से हमको ये पता चला कि हमें एटम को तौलने के लिए बाट तो मिल गया, कार्बन, यानी कार्बन के वेट से हम अदर एलिमेंट के वेट को कंपेयर करके उसका वेट जान सकते हैं, और कार्बन के वेट को मास स्पेक्ट्रोमेट्री से निकाला गया 12। चलो, एक समस्या तो हल हुई, बाट मिल गया। लेकिन उस बाट को यूनिट कितना दी जाए? यूनिट देखो, यूनिट का मतलब क्या हुआ कि अभी हम ये कहें कि जाओ मार्केट से एक आलू ले आओ, तो क्या करोगे? जाओगे
और एक आलू खरीद के लेके आओगे या दुकानदार के पास जाओगे तो वो कहोगे भैया हमको एक आलू दे दो, तो डांट के भगा देगा, चल यहाँ से एक आलू ले आया है। तो हमको क्या बतानी पड़ती है, अमाउंट के साथ उसकी हमको यूनिट बतानी पड़ती है। जैसे अभी हम कहें हमारा घर यहाँ से एक है, अब भैया एक का मतलब क्या है, एक किलोमीटर की, एक मीटर की, एक फीट, क्या चीज़। तो इसलिए किसी भी चीज़ कोई अगर हम अमाउंट किसी चीज़ का हम बता रहे हैं, नंबर उसका न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम उसकी बता रहे हैं तो हमें उसके साथ उसकी यूनिट भी बतानी पड़ती है। जब तक यूनिट नहीं बताएंगे तब तक हम उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो हमने एटम का वेट जानने के लिए कार्बन को बाट तो अपना बना लिया, लेकिन कार्बन का जो एटम था उसकी यूनिट क्या लीजिए, 12 तो मान लिया गया कि चलो ठीक है भाई कार्बन का एटम 12 है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता भी कर लिया गया कि 12 है, और इसी को बाट बना लिया गया कि अब जितनी भी चीज़ें तौली जाएंगी इसी कार्बन से ही तौली जाएंगी कि कार्बन से कितने गुना वो है, तो जितने गुना है उतना उसका वेट हो जाएगा। जैसे कार्बन का अगर 12 मान लिया गया और कोई चीज़ कार्बन से 3 गुना है तो उसका वेट कितना होगा, 36 हो जाएगा। अगर हम कार्बन का वेट 12 है और अगर कोई कार्बन से 1.5 गुना है, 1.5 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स अगर है तो ये हो जाएगा 18 उसका वेट हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन को वेट तो बनाया गया, लेकिन यूनिट क्या रखी जाए भाई, यूनिट तो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, तमाम सारी यूनिट्स हैं, छोटी छोटी भी यूनिट्स हैं। माइक्रोग्राम का मतलब समझते हो कितनी छोटी यूनिट, माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10 पावर माइनस 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी एक माइक्रोग्राम का मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 ग्राम का 10 लाख टुकड़ा अगर हम कर दें, 1 ग्राम का 10 लाख टुकड़ा कर दें, एक टुकड़ा जितना बड़ा होगा वो 1 माइक्रोग्राम का होगा। और 1 ग्राम लगभग कितना होगा समझते हो, 1 ग्राम का मतलब हो गया लगभग समझ लो कि मटर के 4-5 दाने लगभग 1 ग्राम के हो जाएंगे, अंदाज है एक गेस करके। तो 1 ग्राम का अगर इतना टुकड़ा कर डालो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 ग्राम का 10 लाख टुकड़ा अगर कर डालो, एक टुकड़ा जितना बड़ा होगा वो होगा माइक्रोग्राम। तो एटम तो और भी छोटा है, तो उसकी यूनिट क्या हो ये सोचा गया। अच्छा चलो हम एटम की जो है यूनिट को मान लो ग्राम में मान लेते हैं, चलो ठीक है, जैसे सब भाई ग्राम मिलीग्राम था, चलो हम ग्राम ही मान लेते हैं, क्या बुराई थी ग्राम मानने में, मिलीग्राम मान लेते, माइक्रोग्राम मान लेते, भाई बहुत छोटा था तो उससे क्या हुआ। अभी हम अगर ये कहें कि 1 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर नहीं बल्कि किलोमीटर बोलेंगे, तो 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 100, 3 तो 5, यानी ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 5 किलोमीटर। मतलब 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 किलोमीटर का 1 लाख टुकड़ा कर डालें, एक टुकड़ा जितना बड़ा होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या है, हम अगर 1 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में न कहना चाहें, हम किलोमीटर में कहना चाहें, तो हमको क्या कहना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, हमको इतना किलोमीटर लिखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर को हमें इतना किलोमीटर लिखना पड़ेगा। यानी अगर हमको ये कहना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर दूरी है, यानी इस चीज़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और अगर हम उसको सेंटीमीटर नाम ही न लेना चाहें, हम कहें कि इस चीज़ की लंबाई 0.00001 किलोमीटर है,
यानी ऐसे हम कोई चीज़ दिखाएं, अगर इतनी बड़ी कोई चीज़ दिखाएं और कहें इसकी लंबाई 0.0001 किलोमीटर है, तो क्या अच्छा लगेगा? क्या अटपटा नहीं लगेगा कि इतनी छोटी सी चीज़ की लंबाई को हम किलोमीटर में बता रहे हैं? नहीं, अटपटा सा लगेगा। इसका मतलब कि हर चीज़ के साइज के हिसाब से यूनिट भी उसकी होती है। बहुत बड़ी कोई चीज़ है तो उसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर में बताई जाएगी, मीटर में बताई जाएगी। वजन किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा है तो उसको किलोग्राम में बताया जाएगा, टन में बताया जाएगा, क्विंटल में बताया जाएगा। अब सोना खरीदने जाओ दुकान पे, अब सोना तुमको लेना है कितना? 10 ग्राम सोना। बहुत महंगी चीज़ है, कोई 1 किलो 2 किलो सोना थोड़े खरीदता है। 10 ग्राम सोना अगर खरीदना है तो अगर उसको 10 ग्राम को क्या कहते हैं? 1 तोला कहते हैं। अगर दुकानदार से 1 तोला न कहो बल्कि कितना कहो, अगर 10 ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो क्या हो जाएगा? एक जो है 1000 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर 0.01 किलो, यही होगा ना? हाँ 10 ग्राम ये है और 1000 का डिवाइड करोगे तो तीन अंक पे दशमलव लगेगा, 0.01 किलोग्राम। तो दुकानदार से जाके अगर कहोगे तो हमको भैया 0.01 किलोग्राम सोना चाहिए, तो एक बार तो दुकानदार चकरा जाएगा। जाके उससे कहोगे कि 0.01 किलोग्राम सोना हमको चाहिए, तो एक बार चकरा जाएगा कि सोना ये किलोग्राम में। क्योंकि छोटी चीज़ें जो होती हैं उनकी यूनिट छोटी बनाई जाती है, बड़ी चीज़ें जो होती हैं उनकी यूनिट बड़ी बनाई जाती है। तो एटम तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि अंदाज नहीं लगा सकते कितना छोटा। तो उसकी यूनिट कौन सी रखी जाए? किलोग्राम रखी नहीं जा सकती, ग्राम नहीं रखी जा सकती, मिलीग्राम नहीं रखी जा सकती, उससे भी छोटा माइक्रोग्राम, नैनोग्राम भी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि और बहुत ही छोटा है वो। तो साइंटिस्टों ने कहा कि भैया एटम के वेट की यूनिट क्या रखी जाए? तो उन्होंने सर्वसम्मति से सब लोगों ने डिसाइड किया कि भैया एटम की एक अलग ही यूनिट रख दी जाए, उसको ग्राम किलोग्राम से अलग रखा जाए। और उस एक यूनिट का नाम क्या दिया उन लोगों ने? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। यानी जो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 सारे साइंटिस्टों ने तय किया कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 माना जाए, तो उसकी यूनिट को क्या माना गया? AMU। ये माना गया कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। यानी एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कुछ भी नहीं है, जैसे किलोग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हाँ माइक्रोग्राम, ये सारी यूनिट जैसे होती हैं उसी तरह से ये भी एक यूनिट है वज़न की, लेकिन ये जो है ग्राम ओम इन सब से क्या है? अलग है। इसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। यानी ये भी एक तरह की सिर्फ क्या है? यूनिट है। तो अब 12 एटॉमिक मास यूनिट कार्बन का माना गया। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से देखा गया, कार्बन का एटॉमिक मास जो आया वो 12 AMU माना गया। यानी हमारा जो बाट है एटम्स को तौलने के लिए, जो बाट हमारा था कार्बन, वो कार्बन का वेट हमको पता चल गया कि 12 एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो हमारा बाट है एटम्स को तौलने का वो 12 AMU का है, ये पता चल गया। ठीक, तो भैया 12 AMU इनका एटॉमिक मास यूनिट है। अच्छा, अगर एक एटॉमिक मास यूनिट की कोई चीज़ हो तो उसको कैसे तौलेंगे? तो हमें क्या है, हमें इससे भी एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमें कोई किलो में कोई चीज़ तौलनी है
तो हम एक अगर 10 किलो का बाट रख लें, 10 केजी का बाट अगर हम रख लें और हमको 2 केजी अगर तौलना हो तो कैसे तौलेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। तो हमको इसलिए अगर केजी में तौलना है तो हमें केजी का जो छोटा से छोटा बाट है वो रखना पड़ता है, यानी 1 केजी का बाट दुकानदार रखेगा। अब इसके बाद जितने लोग आएंगे, अगर वो 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी उनको चाहिए तो उसी 1 केजी वाले बाट से वो तौल करके दे देगा। इसका मतलब कि हमें किसी भी बाट की सबसे छोटी यूनिट कितनी है ये पता होनी चाहिए। तो कार्बन हमारा बाट तो बना, लेकिन उसका वजन आया 12 एटॉमिक मास यूनिट। अगर किसी चीज का वजन 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा तो कैसे कार्बन से उसको कंपेयर करेंगे। इसका मतलब कि हमको कम से कम 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा ये पता होना चाहिए, और उसी को हम बाट बनाएंगे। अभी भी ये हमारे बाट का काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसका वजन अभी तो 12 AMU है। अगर 12 AMU से कम किसी चीज़ को तौलना हुआ तो ये कैसे तौल पाएगा भाई। 12 किलो का बाट अगर तुम्हारे पास है और 6 किलो की कोई चीज़ तौलनी है, या मान लो 5 किलो की कोई चीज़ तौलनी है, 12 किलो के बाट से 6 किलो की तौलनी, 5 किलो की तौलनी है, कैसे तौलोगे भाई। वो तो बाट से कम है, कैसे तौलोगे। अब अंदाज के तौलोगे कि 12 किलो तौल के आधा आधा कर दिया, 6 किलो हो गया, चलो ठीक है 5 किलो तौलना है, तब क्या करोगे। इसका मतलब कि बाट जो है वो 1 किलो का होना चाहिए, तभी जो है तौल सकते हो। तो 12 एटॉमिक मास यूनिट जो है कार्बन को बाट तो बनाया गया, कार्बन को तो मान तो लिया गया, लेकिन तौलना होगा अगर किसी एटम को, और वो एटम का वजन अगर 12 एटॉमिक मास यूनिट से कम है तो हम उसको नहीं पता कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर वाट, क्या हमको पता होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा, उसी से हम तुलना करेंगे। 1 एटॉमिक, अब जैसे हमें 1 एटॉमिक की मास यूनिट का पता चल गया, और किसी चीज़ का वजन अगर हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट से 6 गुना आया तो हम कहेंगे कि उसका वजन 6 एटॉमिक मास यूनिट है। किसी चीज़ का वजन इससे तौलने पर 3 गुना आया तो हम कहेंगे उसका वजन 3 एटॉमिक मास यूनिट है, 3 AMU है। इसका मतलब कि अभी भी हमें इससे काम नहीं चल रहा है, बल्कि हमें 1 AMU कितना होगा उसका पता करना पड़ेगा। तो आओ देखें कि साइंटिस्टों ने 1 AMU कैसे पता किया। बहुत आसानी से पता कर लिया, बहुत आसानी से पता कर लिया। चलो आ जाओ यूनिटरी सिस्टम पे। एक एक नियम जो मैथमेटिक्स का है। 12 एटॉमिक मास यूनिट वजन था किसका, 1 कार्बन एटम का। 1 कार्बन एटम का मास कितना था, 12 AMU। ये साइंटिस्टों ने आपस में तय किया रिसर्च करके कि 1 कार्बन का जो एटम है, यानी कार्बन का 1 एटम अगर ले लिया जाए, 1 एटम, सिर्फ 1 एटम, तो उसका वजन आएगा 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो जब इतना वजन 1 कार्बन एटम का है तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU कितना होगा। 1 AMU क्या होगा, 1 AMU होगा, 1 AMU इक्वल टू 1 AMU इंटू 1 कार्बन एटम बाई 12 AMU। ऐसे ही ना हुआ यूनिटरी सिस्टम में, एक एक नियम में, ऊपर नीचे ऊपर। तो ये क्या हो गया, AMU AMU से कटा, ये हो गया 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, यानी हो गया 1 कार्बन एटम बाई 12, ये आया। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर हुआ, किसके इक्वल हुआ, 1 कार्बन एटम बाई 12। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 का 2 पार्ट। 1 का 2 पार्ट किया जाए, 1 पार्ट ले लिया जाए, वो 1/2 होगा।
1/3 का मतलब क्या होता है, एक का 3 पार्ट, 3 टुकड़ा किया जाए, एक टुकड़ा ले लिया जाए। जैसे ये कोई चीज़ है, इसका 3 टुकड़ा करें, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। 1 टुकड़ा ये हो गया, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो उसमें से एक, कोई तीनों में से कोई एक टुकड़ा अगर ले लो तो वो होता है 1/3, 1/3। तो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन एटम बाई 12 का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन एटम का 12 टुकड़ा किया जाए। ध्यान से समझो, ये डेफिनेशन में आता है और इस डेफिनेशन को लोग रटते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू व्हाट, एक कार्बन एटम के 12 टुकड़े कर दिए जाएं और एक टुकड़ा लिया जाए। यानी कार्बन का एक एटम है और उस एटम, कार्बन के एटम के क्या करें हम, 12 टुकड़े कर दें। सपोज अंदाज के हमने 12 टुकड़े हम कर दें। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी एक कार्बन एटम के अगर हम 12 टुकड़े कर दें और कोई एक टुकड़ा ले लिया जाए, 12 टुकड़े करते हैं, यानी एक कार्बन एटम के 12 टुकड़े कर दें, एक टुकड़ा जितना बड़ा होगा यही एक टुकड़ा क्या होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ, कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए जाएं, कार्बन का एक एटम का कार्बन के एक एटम के 12 टुकड़े कर दिए जाएं और 12 टुकड़े में से वो एक टुकड़ा ले लिया जाए, तो एक टुकड़े का जितना वजन होगा वही वजन कहा जाएगा एक एटॉमिक मास यूनिट। ये समझ गए कि नहीं। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट कितना हुआ, कार्बन का एक एटम ले लिया जाए, सिंगल एटम, उसके 12 इक्वल टुकड़े कर दिए जाएं और एक टुकड़े का जितना वजन होगा वही वजन कहा जाएगा एक एटॉमिक मास यूनिट। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या हुई, एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन के 12वें, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग के बराबर होता है। ध्यान दो, बुक में क्या डेफिनेशन दी जाती है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। हाँ, एक चीज देखो कि कार्बन जो है वो दो तरह का होता है, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो कार्बन 12 को लेके किया गया है। यानी ब्रैकेट में हमको लिखना चाहिए कि कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 एटम न लिखे बल्कि इसको लिखना चाहिए कार्बन 12 का एटम, ऐसे लिखो, कार्बन 12 का एटम, कार्बन 14 का नहीं। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, कार्बन 12 का एक एटम का 12 टुकड़ा कर दिया जाए। ध्यान दो, यही पे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि 12 12 2 बार आता है। ये 12 कहने का कोई मतलब नहीं है, अगर इसको 12 न भी कहा जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके इसे सीधे कहा जा सकता है वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम। यानी वन कार्बन एटम का, एक कार्बन का सिंगल एटम का अगर 12 टुकड़ा कर दिया जाए तो 12 टुकड़े में से, ये 12 टुकड़े इक्वल टुकड़े किए जाएंगे, 12 टुकड़े में से एक टुकड़े का जितना वजन होगा वो एक टुकड़े का वजन एक एटॉमिक मास यूनिट कहा जाएगा, एक AMU कहा जाएगा। इसका मतलब अगर एक AMU की डिफिनीशन देनी हुई तो क्या दोगे, एक AMU कार्बन के एक एटम के 12वें भाग के बराबर होता है, कार्बन के 12वें भाग के बराबर होता है। और वो कार्बन कौन सा होना चाहिए, 12 14 में से कार्बन 12 वाला कार्बन होना चाहिए, कार्बन 14 वाला नहीं होना चाहिए। तो बुक में इसकी डिफिनीशन लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, बुक में लिखी जाती है एक AMU कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के बराबर होता है या 12वें भाग के बराबर होता है।
या इसको 1/12 गुना कह सकते हो, वो मैथमेटिक्स का टेढ़ापन है। इसको सीधे सीधे ऐसे दिमाग में बैठा लो कि एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 वाला कार्बन, 14 वाला नहीं, एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन का एक सिंगल एटम ले लिया जाए और उस सिंगल एटम के 12 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए जाएं। एक टुकड़ा जितना बड़ा होगा, वजन एक टुकड़े का जितना वजन होगा वही वजन एक AMU कहा जाता है। फिर से इसको सुनो, कार्बन 12 वाला जो कार्बन होता है, दो तरह के कार्बन होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। तो कार्बन 12 वाला जो कार्बन होता है उसका सिंगल एटम लिया जाए और उस सिंगल एटम का 12 इक्वल टुकड़े में तोड़ दिया जाए। एक टुकड़े का वजन जितना होगा उसी को कहा जाता है एक AMU। अब समझे कि एक AMU क्या होता है। एक AMU कुछ भी नहीं है। एक AMU जो है वो क्या है कि कार्बन के एक एटम का 12 टुकड़ा करने के बाद एक टुकड़े का जो वजन होता है उसी को एक AMU कहा जाता है। ये तो हो गया एक AMU का पता, यानी अब हमें असली बाट मिल गया। अब हमको एक AMU का पता चल गया। अब हम किसी भी एटम को इससे तौल सकते हैं। जैसे 1 किलो का बाट जब मिल गया तो चाहे 1 किलो से ज़्यादा कितनी भी चीज़ें रहें सबको हम तौल सकते हैं। तो हमें एक AMU का पता हो गया कि एक AMU क्या होता है। कार्बन के एक एटम को 12 टुकड़ों में तोड़ा जाए और वो 12 टुकड़े में से एक टुकड़े का जितना वजन होगा वही एक AMU कहा जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन अभी भी साइंटिस्टों के दिमाग में चल रहा था कि चलो हमको एक AMU कितना होता है ये तो पता चल गया, लेकिन ये AMU एक काल्पनिक यूनिट है। AMU जो एटॉमिक मास यूनिट है ये काल्पनिक यूनिट है। जो प्रचलन में यूनिट चलती हैं, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सब, उसमें कितना वेट होता है एटम का, यानी एटम का ग्राम में कितना वेट होता है। तो एक एटम का वेट हमको तो पता चला कि भाई चलो ठीक है, कार्बन के एक एटम का 12 टुकड़े कर दिया जाए तो उसका वजन एक एटॉमिक मास यूनिट होगा, लेकिन वो कितने ग्राम का होगा अभी भी साइंटिस्टों का दिमाग सेटिस्फाई नहीं था। यानी वो एक AMU कितने ग्राम के बराबर होगा ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक AMU कितने ग्राम के बराबर होगा। चलो भैया, अब देखते हैं कि कैसे इन्होंने ये किया होगा कि एक AMU कितने ग्राम के बराबर होगा। इसकी खोज में साइंटिस्ट लगे रहे। अब कैसे करते, कैसे जानते, भाई एटम को तौल नहीं सकते थे तो एक AMU कितने ग्राम का होता है इसको कैसे तौले, ये साइंटिस्टों के बीच में मंथन चल रहा था। इसी बीच में एक एवोगाड्रो साइंटिस्ट थे, उनका एक एक्सपेरिमेंट आया, उनका एक रिजल्ट उन्होंने दिया। उन्होंने एक मैजिक नंबर दिया, जादुई नंबर उन्होंने एक दिया, एवोगाड्रो नंबर। बहुत ही मैजिक नंबर थी वो, आज भी है। उन्होंने ये बताया कि कार्बन, उन्होंने तो हर एलिमेंट के लिए बताया, लेकिन मैं सिर्फ कार्बन की बात कर रहा हूँ। एवोगाड्रो नंबर पर मैं अलग वीडियो एक ले आऊँगा मोल कॉन्सेप्ट में, तो इसलिए जो है उस पर हम डिटेल बात इस समय नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। एवोगाड्रो ने ये बताया कि किसी भी, जैसे कार्बन का अगर 12 ग्राम ले लिया जाए, 12 ग्राम कार्बन तौल के ले लिया जाए, 12 ग्राम कार्बन तो तौलना बड़ा आसान है, तौल सकते हो। तो उन्होंने, एवोगाड्रो ने बताया कि 12 ग्राम कार्बन को अगर तौल के लिया जाए और ये काउंट किया जाए
कि उसमें कितने एटम हैं, यानी 12 ग्राम कार्बन सपोज इतना हुआ, 12 ग्राम 1 चम्मच हुआ या 2 चम्मच हुआ 12 ग्राम कार्बन, तो अगर उसमें काउंट किए जाएं कि कितने एटम होंगे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से किया होगा या हर क्लास में आप लोग पढ़ोगे कि कैसे उन्होंने जाना कि इतने एटम होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगर 12 ग्राम कार्बन लिया जाए तौल के, हाँ, और उसमें एटम्स को गिना जाए, तो वो एटम्स की नंबर्स जानते हो कितने एटम्स आते हैं? उसमें एटम्स आते हैं, एवोगैड्रो नंबर उसको कहा जाता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम होते हैं। ये 12 ग्राम अगर कार्बन लिया जाए और 12 ग्राम कार्बन को ले करके उसमें एटम को अगर काउंट किया जाए, है तो बड़ा मुश्किल सा काम, बट एवोगैड्रो ने कैसे किया है आगे जाके पढ़ोगे आप लोग। तो अगर 12 ग्राम कार्बन लिया जाए और उसमें एटम्स को गिना जाए, तो वो एटम्स कितने आएंगे जानते हो? कितने आएंगे? ये आएंगे 6022 के आगे 20 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। हाँ, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नील 10 नील पद्म 10 पद्म, ऐसे होता है, उससे भी ज़्यादा, मतलब अरब अरब खरब। यानी अगर सिर्फ 2 चम्मच कार्बन लिया जाए, 2 चम्मच कार्बन लिया जाए और उसमें एटम्स को गिना जाए, तो इसमें अरबों खरबों से भी कई हजारों गुना ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, एवोगैड्रो ने एक मैजिक नंबर इसको क्यों कहा जाता है? एवोगैड्रो ने बताया कि अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, तो अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया जाएगा तो भी उसमें भी एटम इतने ही रहेंगे। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया जाएगा तो भी उसमें इतने ही एटम रहेंगे। 12 ग्राम कार्बन लिया जाएगा अगर, तब भी उसमें इतने ही एटम रहेंगे। समझ लो, सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? क्लोरीन का होता है 35.5। तो अगर 30.55 ग्राम क्लोरीन लिया जाए तो उसमें भी इतने ही एटम होते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर जितना किसी चीज का एटॉमिक वेट होता है, मास नंबर जितना होता है, मास नंबर जितना भी किसी एलिमेंट का मास नंबर होता है, अगर उतना ग्राम वो चीज ली जाए, जैसे सोडियम है, सोडियम का मास नंबर कितना है? 23। तो 23 ग्राम अगर सोडियम लिए जाए तो उसमें इतने एटम आएंगे। यानी किसी भी चीज का जितना मास नंबर है, अगर उतने ग्राम अगर एटम लिए जाएं, तो उसमें एटम्स की संख्या इतनी ही आएगी, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। ये चीज़ एवोगैड्रो ने बताया और इसी चीज़ से क्या हो गया? सारी समस्या खत्म हो गई। तब उन्होंने साइंटिस्टों को ये पता चल गया कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो उसमें इतने एटम रहेंगे। ठीक, अब तो एक एटम का वेट हम ग्राम में निकाल सकते हैं ना? कैसे? चूंकि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स का वेट, चूंकि 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स थे, इसका मतलब इतने कार्बन एटम का वजन कितना होगा? 12 ग्राम। ये चीज समझ रहे हो नहीं? 12 ग्राम कार्बन का में इतने एटम्स, इसका मतलब इतने एटम्स कार्बन का वेट 12 ग्राम, यानी इतने एटम कार्बन का वजन कितना? 12 ग्राम। तो इतने एटम कार्बन का वजन अगर 12 ग्राम है, तो एक एटम कार्बन का वजन कितना होगा? एक एटम सी का वजन कितना होगा? ऊपर नीचे ऊपर, यानी 1
इंटू 12/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका, ये आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्या हुआ, किसका इतना ग्राम? एक कार्बन एटम का वजन इतने ग्राम आया, यानी हमें एक एटम कार्बन का वजन हमको पता चल गया। ठीक। अब हम एक AMU का वजन कितने ग्राम होता है इसको भी निकाल सकते हैं। ध्यान दो, एक एटम कार्बन का वजन इतना ग्राम है। फिर से यहाँ आते हैं, चूंकि जो है एक इतना वजन किसका है, एक एटम कार्बन का वजन इतना है। एक एटम कार्बन का वजन कितना माना गया था? एक एटम कार्बन का वजन AMU में कितना माना था? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एटम कार्बन का वजन हमने माना था 12 AMU। ठीक, माना था कि नहीं माना था? एक एटम कार्बन का वजन हमको इतना मिला, यानी हम कह सकते हैं कि 12 AMU कार्बन का वजन इतना है, कह सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, 12 AMU कार्बन का वजन कितना? इतना 1.99 इंटू 10⁻⁻23। एक 12 AMU कार्बन का वजन इतने ग्राम हुआ, इसलिए एक AMU का वजन कितना होगा? पर नीचे ऊपर, यानी 1 इंटू 1.99 इंटू 10⁻23/12। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट का वजन आया इतने ग्राम। ये तो हो गया एक एटॉमिक मास यूनिट का वजन। यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या है? सिर्फ ये है एटम का वजन है। एटॉमिक मास यूनिट एटम के वजन की क्या है? यूनिट है। यानी एटम का जो वेट है उसको किस में कहा जाए? अब जैसे एटम के वेट को हम इतने ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एटम का वेट इतना ग्राम होता है, और इसको अगर हम लिखें तो इतना बड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, लेकिन हम उसको AMU में लिख दें तो शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए AMU की खोज की गई कि हमें एटम का वेट अगर बताना हो तो एटम इतना छोटा होता है कि उसकी यूनिट को बताने के लिए हमें एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ किया जाता है। और उस एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम ग्राम में चेंज करें तो एक एटॉमिक मास यूनिट का वजन आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको जो है एटॉमिक मास यूनिट का SI मात्रक U भी लिखा जाता है, कभी कभी AMU लिखा जाता है और कभी कभी U भी लिखा जाता है। SI में सिर्फ यूनिट जो है U भी लिख दिया जाता है। तो इस तरह से आज का ये जो लेक्चर है एटॉमिक मास यूनिट पे ये ख़त्म होता है। बहुत लंबा वीडियो है और कोशिश मैंने किया है कि एटॉमिक मास यूनिट को हम आप लोगों को अच्छे से समझा सकें, और अगर हम समझाने में सफल हो गए हैं तो आज हम पहली बार आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस वीडियो को या हमारे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे कि अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है मेरे वीडियोस से तो अदर स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिले।